हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों आईटी जेम के फिजिक्स एग्ज़ाम में जितने भी एमएससी इंटर एग्ज़ाम होते हैं, जेएस्ट नेट, टीआईएफआर, जेएम, सीवीटी और भी है जो अदर जो आफ्टर एमएससी के बाद अपन डिस्कस करेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले मेरा नाम दोस्तों केशव मिश्रा है। आईटी जेम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 145 आई है दोस्तों। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स टॉपर हूँ। एनजीपी है जो नेशनल गेजेट फिजिक्स एग्जामिनेशन जो पेपर होता है दोस्तों, स्टेट टॉपर रह चुका हूँ। इस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों। एनआईवीएस जो कैंप होता है दोस्तों, उसमें 2022 में सिलेक्ट हुआ था। HBCSE TIFR मुंबई में मैंने वहाँ पर एनआईवीएस कैंप अटेंड करा था, जो जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट ही दोस्तों सेलेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? एनजीपी के थ्रू उसके मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। प्रोजेक्ट वर्क मैंने कंप्लीट करा है। IIT-KGP में एक इंटर्न था मैं, उसमें 2 प्रोजेक्ट वर्क को मैंने कंप्लीट करा है। टुडे अपन डिस्कस करेंगे ऑल एमएससी फिजिक्स एग्जाम और आफ्टर एमएससी फिजिक्स स्कोप क्या है, एमएससी फिजिक्स का स्कोप क्या है और कंपटीशन एग्जाम और कौन कौन से होते हैं। मैं दोस्तों दिस वीडियो में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट से स्टार्ट करूँगा, बीएससी फाइनल ईयर तक जाऊँगा। कौन कौन से बीएससी में तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब साथ साथ बीएससी के दौरान आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो। बीएससी के बाद जेम तो हो गया, जेम में तुमने एमएससी में एडमिशन ले लिया, एमएससी में एडमिशन लेने के बाद तुम कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, सभी के बारे में डिस्कस करूँगा, खोल के डिस्कस करूँगा, डीपली डिस्कस करूँगा और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको डिटेल से समझाने की ट्राई करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, आईआईटी जेम जो अपना आईआईटी जेम एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में ही तुम जानते हो। इसको तो दोस्तों सब जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी 3rd ईयर बीएससी होनी चाहिए। भाई उससे पहले भी तुम्हारे फिजिक्स में किसको, तुम यदि बीएससी कहीं से भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा तुम बीएससी कहीं से भी करो, टॉप यूनिवर्सिटी DU BHU या तुम अदर कहीं से भी एमएससी कर रहे हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं से भी बीएससी कर रहे हो, सब तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पहले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कराऊंगा, एनजीपी में स्टेट फॉरवर्ड सब एग्ज़ाम के बारे में डीप से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एनजीपी ही एग्ज़ाम के बारे में बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं। ये एग्ज़ाम दोस्तों, जैसे तुम ओलंपियाड जानते होंगे, बीएससी में क्लास 11 12 या 9 10 में तुम्हें ओलंपियाड दिया होगा, नहीं भी दिया तो ओलंपियाड के बारे में सुना होगा कि ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है। उसी प्रकार दोस्तों बीएससी में ग्रेजुएट नेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्ज़ाम, ये एनजीपी एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है और इसमें एलिजिबिलिटी होती है, इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर, तीनों साल के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं। मतलब तीनों साल के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से ग्रेजुएशन का ओलंपियाड होता है। भाई ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? ये एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट कराता है IAPT, समझ रहे हो। IAPT एक सोसाइटी होती है जो ये एग्ज़ाम कन्वर्ट करवाती है। IAPT के अंदर दोस्तों एक नाइस्ट बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तुम IAPT वेबसाइट गूगल पर सर्च करना, गूगल पर सर्च करोगे, तुम्हें ये ओनली एनजीपी एग्ज़ाम तो हर साल कंडक्ट होता है। उसके बाद भी तुम्हें ऐसे में तुम्हें रुचि है तो ऐसे का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। जैसे फिजिक्स कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जैसे तुमने फिजिक्स का, या कोई भी एक तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी का टॉपिक ले लिया, कौन सा भी एक टॉपिक ले लिया, तो उस टॉपिक में तुम ऐसे लिख सकते हो, उसमें तुम्हारे स्कोप है। एक बहुत सारे स्किल के लोग, ये साइंस की स्किल के प्रोग्राम कनेक्ट कराती है IAPT। तो IAPT तुम एक गूगल पर सर्च करना, उसके बाद तुम्हारे पास एक बहुत सारे एग्ज़ाम की लिस्ट आ जाएगी। ये एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं क्लास 9 10 से, ठीक है। तो इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर स्टूडेंट्स में एलिजिबल होते हैं। तो मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में चले जाओ, जब भी तुम इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, याद रखना, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके फॉर्म। हाँ, एक स्टूडेंट पूछता सर कि बीएससी कंप्लीट करने के बाद इसमें एलिजिबल है? नहीं भाई, ओनली बीएससी 3rd ईयर तक तो एलिजिबल है। बीएससी तो यहाँ ड्रॉप आउट ले लिया, एमएससी में एडमिशन ले लिया, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं दोस्तों अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं इसके फॉर्म। अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में तुम मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इसके फॉर्म लगभग स्टार्ट हो जाते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक इसके फॉर्म चलते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म चलता है, तुम अक्टूबर में इसके फॉर्म फिल कर दें। इसकी फॉर्म की जो फीस होती है दोस्तों, वो होती है 200 रुपीज़ होती है। ये एग्ज़ाम दोस्तों ऑफलाइन कंडक्ट होता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कैसे एग्ज़ाम्स होता है, एनजीपी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो ये एग्ज़ाम के बारे में मतलब स्टूडेंट, मतलब जो टीचर्स होते हैं बताते भी नहीं है। तो ये ऑफलाइन कंडक्ट होता है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, पार्ट A
और पार्ट बी। तो ये होता है OMR, मतलब जो ABCD वाला जो प्रोग्राम होता है MCQ टाइप का होता है, और ये थ्योरेटिकल होता है। इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है, तुम्हारे पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक थ्योरेटिकल पेपर मान सकते हो उसको, पार्ट बी। तो इन दोनों के बेस पर तुम्हारे पास इसमें दोस्तों अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई इसको देने के भाई फ़ायदा क्या है। भाई सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने SC वर्मा सर का नाम सुना है। इसमें एक लिस्ट निकलती है, एक सेंटर वाइज निकलती है, जहाँ पर तुम जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम जहाँ पर तुम दे के आए हो, एक सेंटर वाइज की लिस्ट निकलती है। उसके बाद सेंटर वाइज तुम कहीं पर भी तुमने इसको एग्ज़ाम दिया है, एक सेंटर वाइज इसकी लिस्ट निकलती है, जहाँ पर जिस सेंटर में, जैसे इस सेंटर है, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी मानो कि एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसका सेंटर है। तो उस सेंटर में जितने भी स्टूडेंट ने वहाँ पर जैसे माना कि 100 स्टूडेंट वहाँ पर पेपर देने आए, तो 100 में से जो टॉप 10% होंगे ना, उन स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सेंटर सर्टिफिकेट मिलता है, फिर मिलता है स्टेट। तो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान में आती है, तो राजस्थान में जितने भी सेंटर हुए थे, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गए, जैसे उदयपुर में हो गए, कहीं से भी अदर जगह भी कहीं पे भी सेंटर हो गए, तो वहाँ पर एक पूरे स्टेट की एक टॉप 1% की एक स्टेट की टॉप 1% की आती है सर्टिफिकेट, और एक सेंटर का जहाँ पर तुमने सेंटर दिया उसका टॉप 10% स्टूडेंट का आता है, और एक नेशनल का भी सर्टिफिकेट, पूरी इंडिया में से टॉप 1% का सर्टिफिकेट आता था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाता। दूसरी बात, जैसे तुम BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ध्यान सुन लेना, BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसमें, BSc फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के। तो BSc फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है BSc फर्स्ट ईयर के, चलो ये कलर नहीं दिख रहा, चलो ब्रेक लेते हैं। BSc फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक तो इंटर्नशिप मिल जाती है फर्स्ट ईयर में ही, इसके थ्रू, मतलब तुम IIT गुवाहाटी या शायद IIT रुड़की इनमें इंटर्नशिप मिलती है, वो टॉप 20 स्टूडेंट को मिलती है जो BSc फर्स्ट ईयर के ही हों। ऑल ओवर इंडिया के BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिल जाती है IITs में, जो पूरी पेड होती है, तुम्हारा कुछ भी खर्चा नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, जैसे जो मेरा सिलेक्शन हुआ था NIOS के, मैंने बताया था कि जहाँ पर TIFR मुंबई, होमी बाबा जहांगीर सेंटर का नाम सुना है, वहाँ पर की एक होमी बाबा जहांगीर सेंटर का एक कॉलेज है TIFR। तो TIFR मुंबई में जाकर तुम क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके थ्रू एक कैंप होता है जो आई थिंक 10 से 15 दिन का होता है। मेरे टाइम तो कोरोना ऐसा सीन था, तो मेरा जो कैंप चला था वो शायद 10 दिन ही चला था, तो 15 के आसपास दिन कैंप होता है, 10 से 15 दिन का कैंप होता है। वहाँ पर जाके तुम्हारे आने जाने का AC का टिकट सब मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें मतलब हॉस्टल दिया जाएगा, तुम्हें खाना पीना सब कुछ फ्री, तुम्हारा 1 रुपया जेब से नहीं लगेगा, समझ रहे हो। मतलब तुम घर से रेलवे स्टेशन तक जा रहे हो, उसका भी तुम्हें किराया दिया जाएगा, तुम्हें एक टिकट, सब कुछ पैसा तुम्हें वहाँ पर दिया जाएगा, पेड होगा। बस तुम्हें वहाँ अटेंड करके आना हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा HPCSC TIFR मुंबई का, होमी बाबा जहांगीर सेंटर का, समझ रहे हो। तो इसका भी तुम्हें एक फ़ायदा, ये ओनली टॉप 5 पर स्टूडेंट को मिलता है, ये टॉप 10 स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलती है BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, और टॉप 5 स्टूडेंट जो BSc फर्स्ट ईयर में हैं उनको, ओनली BSc फर्स्ट ईयर में है, उनको ये मिलता है, ठीक है। तो इसके थ्रू जा सकते हो। इसके बाद इसका, अब तो BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की होगी बात, अब BSc फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, उस BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो टॉप 25 स्टूडेंट आएंगे, लिस्ट तो सबकी आएगी, टॉप 1%, टॉप 10%, ये तो सभी की आएगी, BSc फर्स्ट ईयर की हो, सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो, सभी की आएगी। बट भाई जो टॉप 25 स्टूडेंट रहेंगे, जो फाइनल ईयर के 25 स्टूडेंट रहेंगे, फाइनल ईयर के टॉप 25 स्टूडेंट रहेंगे, उनको एक SN बोस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में है, तुम जानते ही नहीं हो तो, एक सत्येंद्रनाथ बोस इंस्टीट्यूट है जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये सर यहाँ पर पढ़े हुए थे, तो इनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट रखा गया था। तो यह SN बोस इंस्टीट्यूट में तुम्हें डायरेक्ट इंटीग्रेटेड PhD के लिए भाई डायरेक्ट इंटरव्यू में तुम्हें बैठा जाता है, कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, तुम डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हो इस NGP एग्ज़ाम के थ्रू, समझ रहे हो। SN बोस नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप इंस्टीट्यूट है भाई, रिसर्च का नाम चलता है इसका, रिसर्च के नाम से चलता है। तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इंटीग्रेटेड PhD के लिए तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट बिठाया जाता है, तुम वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू
बस इंटरव्यू, तुम्हारे इंटरव्यू पर डिपेंड करता है सिलेक्शन होना नहीं से, इंटरव्यू के लिए तुम डायरेक्ट वहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ओके, अब ये तो एनजीपीए का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, ये सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम होता है जो बीएससी के दौरान तुम दे सकते हो। एक और एग्ज़ाम होता है बीएससी के दौरान, जेम पर मैं आऊँगा। जेम से पहले मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बीएससी के दौरान क्यों कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, जो बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते भाई। यदि तुम्हें, मैं फिजिक्स का एक बंदा हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में बताऊँगा। फिजिक्स में कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, नाइस्ट, ये भाई एग्ज़ाम कन्वर्ट कराता है एससी वर्मा सर, जिसको भाई हर बंदा जानता होगा यदि वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो। फिजिक्स के फील्ड में एससी वर्मा सर का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है भाई, नोबेल प्राइज़ इनको सम्मानित किया गया था। तो एससी वर्मा सर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, और ये एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी होती है कि भाई तुम क्लास 9th के हो, 10th के हो, 11th में हो, या 12th में हो, या बीएससी में हो, या एमएससी में भी हो, जब भी तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। समझ रहे हो, 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी, मतलब तुम ये एग्ज़ाम को दे सकते हो। ये एग्ज़ाम एक एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कौन सा एग्ज़ाम होता है मेरे मित्र, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मतलब तुम्हें, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना, अपने ही चैनल पर मिल जाएगा। एससी वर्मा ने इसको समझाया है। तो एक्सपेरिमेंटल में तुम्हें एक वीडियो दिया जाएगा, एक मतलब 1-2 मिनट का वीडियो दिया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी जाएगी। तो उस एक्टिविटी पर ही तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा और उसको तुम्हें सोल्व करना है। समझ रहे हो, एक क्वेश्चन एक्टिविटी दी जाएगी और ये एक्टिविटी कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड एग्जाम होता है, देना बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। हर साल एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम होता है समर में। कौन सा एग्ज़ाम होता है दोस्तों, समर में एग्ज़ाम होता है। समर में मानूँ तो इसके फॉरम इस बार हुआ था ये इस बार ये एग्ज़ाम हुआ था जून में, और 20 मई तक इसके फॉर्म चले थे। तो मानना है ना कि मई तक इसके फॉर्म चलते हैं, 20 मई तक इसके फॉर्म फिलअप डेट थी, लास्ट डेट इसकी फॉर्म की, फिर फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी दोस्तों 20 मई। राइटिंग थोड़ी ऐसी चल रही है मेरी, तो एडजस्ट कर लेना भाई दोस्तों। तो फॉर्म फिल की लास्ट डेट 20 मई थी। तो ये समर में एग्ज़ाम होता है, तो अगले साल तुम देख सकते हो। ये भी तुम्हें एक IAPT की वेबसाइट पे मिल जाएगा एग्ज़ाम। तुम एक नाइस्ट एग्ज़ाम सर्च करना गूगल पर, पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास खुल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, नाइस्ट एग्ज़ाम हो गया नेशनल एनएससी का। ये तुम्हारा एक अच्छा खासा एग्ज़ाम होता है जिसमें तुम फिजिक्स को अच्छे से फील कर सकते हो भाई, फिजिक्स को सीख सकते हो। इसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें तुम ग्रुप, मतलब 3-4 जनों का ग्रुप बनाकर, मतलब 3-4 स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बनाकर एक साइंस के ही बेस्ड पर एग्ज़ाम्स होता है। मतलब ऐसा, मतलब तुम आइजर पुणे कृषि इंस्टीट्यूट है ऐसे, और बहुत सी IITs या कौन से ISC बेंगलोर, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड, या कुछ एक 3-4 जनों का ग्रुप बना लिया, तुम्हें एक ओरल प्रेजेंटेशन देना होता है, उसमें ये चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये बारे में तुम सर्च करना, इसके बारे में मैं डीप से अलग चीज़ें बताऊंगा। ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, तुम्हारे पहले ऑनलाइन हो जाता है, 3-4 जनों का स्टूडेंट का ग्रुप बना लिया, एक ओरल प्रेजेंटेशन ही होता है। तो तुम्हारा 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप बना लिया, मैं शायद मिनिमम 3 होगा, 2 या 3, दो मिनिमम, मैक्सिमम 3 होगा शायद, है ना। तो स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर आइजर पुणे कनेक्ट करवाता है, SC बेंगलोर कनेक्ट करवाता है, IITs कनेक्ट करवाती है बहुत सी। तो इससे ये निकलते रहते हैं। तो इसको भी तुम फिलअप करना, इसका मैं अलग से डीप कितने होते हैं ये सब बता दूंगा विद डेट वाइज, ओके। तो ये भी एक अच्छा खासा एग्जाम होता है, तुम्हें एक नॉलेज बिल्ड हो जाती है, समझ रहे हो। अब अपने बात होते हैं भाई अपने IIT JEM के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका तुम नाम ही सुनते हो, यही तुमने एक नाम सुना है। इसके अलावा भी तो IIT JEM क्या एग्ज़ाम होता है भाई, क्या चीज़ है ये IIT JEM। तो IIT की फुल फॉर्म तो सब जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। JEM की फुल फॉर्म होती है जो बोल तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट मास्टर। तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है मास्टर में, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। तो MSc के लिए एग्ज़ाम होता है ये, MSc के लिए एग्ज़ाम्स होता है, MSc फ्रॉम IITs एंड NIT एंड कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इसको JEM के स्कोर कार्ड को एलिजिबल मान लिया जाता है फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये IIT JEM का एग्ज़ाम होता है। तो क्या होता है ये, इसमें
बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल होने चाहिए, बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल होने चाहिए। और एक बात बता दूँ ये कि तुम यदि जनरल के स्टूडेंट हो, तो 60% इसमें रिक्वायरमेंट है भाई, 60% रिक्वायरमेंट है फॉर जनरल। और यदि 55% रिक्वायरमेंट है तुम SC ST या PWD से, ठीक है। तो ये तुम थोड़ा सा ध्यान रख लेना SC ST कैंडिडेट के लिए। तो ये चीज़ है। बीएससी फाइनल ईयर में एग्ज़ाम्स होता है, ये एग्ज़ाम से तुम IIT में एडमिशन ले सकते हो, NIT में एडमिशन ले सकते हो, IIT से तुम MSc फिजिक्स कर सकते हो, NIT से MSc कुछ IIT एक इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी कन्वर्ट कराते हो, उसके भी तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो। इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, जैसे इसकी फुल फॉर्म लिखूँ मैं, इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। कुछ IIT जैसे IIT कानपुर, अच्छा खासा नाम चलता है IIT कानपुर का, रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे टॉप है, ये इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम चलाती है। इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम जनरली 5 ईयर का बोला जाता है, बट इसको करते करते मतलब मोस्टली स्टूडेंट इसको 6 साल तो मान ही लो, 6 साल में तुम्हारा कंप्लीट होगा, 6 या 7 साल भी लग जाता है कभी कभी। इसमें 2 डिग्री कंप्लीट तुम्हारे पास, एक तो MSc फिजिक्स की और साथ में PhD की 2 डिग्री तुम्हें मिलती है। एक तो MSc फिजिक्स की डिग्री मिलती है भाई, और एक PhD की डिग्री मिलती है। तो ये IIT कानपुर एक JM के स्कोर के कार्ड के बेस पर तुम्हें ये कंडक्ट कराती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो IIT पटना भी कंडक्ट कराती है, और एक IIT मंडी भी कंडक्ट कराती है, ठीक है। और भी कोई अदर IITs कंडक्ट कराती है। तो इस प्रकार तुम्हारा एक MSc PhD प्रोग्राम कंडक्ट होता है। IIT मंडी, IIT पटना, IIT कानपुर एक जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम होता है, जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम, वो भी इसके थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो। MSc तो सभी IITs में होती है, जनरली सभी में नहीं होती। कुछ 18-20 IITs, सभी IITs में से IIT गोवा जो टॉप IIT उसमें नहीं होती, लोअर IIT सॉरी। कुछ IITs में MSc PhD प्रोग्राम कंडक्ट नहीं होता है, मोस्टली सभी कुछ 1-2-3 IITs को छोड़कर सभी IITs में IIT बॉम्बे में, IIT कानपुर में, IIT दिल्ली में, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, ऐसे 19 से 20 IITs में, भिलाई, खड़गपुर और गुवाहाटी, जो भी तुम्हारे टॉप 19 से 20 IITs में, सब में ही। कुछ लोअर IITs में ये कंडक्ट नहीं होता है MSc PhD प्रोग्राम। 19 से 20 IITs में तुम्हारे MSc PhD प्रोग्राम कंडक्ट होता है। और जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम जो चलता है दोस्तों, वो IIT KGP में चलता है, IIT खड़गपुर में। इसमें क्या होता है कि तुम्हें जॉइंट, ये भी वही MSc PhD का एक इंटीग्रेटेड का ही एक पार्ट है, बट इसमें क्या होता है कि जॉइंट रहता है। तुम मतलब MSc के बाद स्किप कर सकते हो, मतलब MSc 2 साल की होती, तुम जानते ही होंगे। तो MSc 2 साल की करने के बाद तुम इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मतलब तुम यहाँ पर भाई मेरे को PhD नहीं करनी है आगे, तो इसमें तुम बाध्यता नहीं है, तुम आराम से एग्जिट ले सकते हो। MSc फिजिक्स की डिग्री IIT खड़गपुर से लेकर तुम आराम से एग्जिट लेके मज़े मज़े कर सकते हो। बट ये तुम इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम से IIT कानपुर की बात करूँ, IIT मंडी की बात करूँ, इसमें तुम यदि एग्ज़िट लेना होगा तो तुम्हें भाई एग्ज़िट लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। एग्ज़िट यहाँ पर 3 साल की मिलती है। मतलब MSc फिजिक्स की डिग्री तुम चाहते हो, मैं 2 डिग्री नहीं लेना चाहता भाई, एक ही लेना चाहता हूँ, तो MSc फिजिक्स की डिग्री तुम्हें 3 साल तक मिलती है। वो मुश्किल 2.5 साल मान लो, तो 2.5 साल में मिल जाएगी, 2.5-3 साल लग जाते हैं, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में थोड़ा MSc में एग्जिट लेना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए सोच समझ के तुम डिसीजन लेना भाई कि मुझे इंटीग्रेटेड PhD में जाना है या मुझे MSc फिजिक्स करना। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यदि तुम्हारा आगे का गोल डिसाइड नहीं है तो MSc फिजिक्स कर लो, ठीक है। MSc फिजिक्स तुम IIT से कर लो, ठीक है। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले तो भाई IIT JM में 100 मार्क्स का पेपर होता है। मार्क्स कितने होते? 100 मार्क्स का पेपर होता है। 3 पार्ट आते हैं इसमें दोस्तों, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, ठीक है। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में क्या होगा? ओनली MCQ 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी MCQ बेस्ड पेपर होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें।
1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में दोस्तों MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, जो भाई 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। तो भाई 50 नंबर पार्ट ए से आ गया, 20 नंबर पार्ट बी से आ गया, और 30 नंबर जो 30 मार्क्स बचे हैं तुम्हारे वो पार्ट सी से आएगा, जिसमें भाई 20 क्वेश्चन रहेंगे NIT के। क्या रहते हैं दोस्तों, NIT के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन तो भाई तुम्हारे 1 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन तुम्हारे 2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा पैटर्न रहता है। तो 100 नंबर का। इसमें सेव स्कोर की बात करूँ तो मैं डाटा फॉर द IIT JM 2025 के डाटा से बात करूँ तो इसकी कट ऑफ गई थी 14 नंबर, 15 नंबर मान लो, 14 पॉइंट समथिंग हो गई थी। तो 14.6 ऐसे गई थी। तो 14.6 नंबर गई थी आउट ऑफ 100 से इसकी JM की कट ऑफ गई थी जनरल की। बहुत कम कट ऑफ गई है, मतलब आज तक की हिस्ट्री में भाई इतनी कम कट ऑफ 2014 के बाद अभी गई है, मतलब 2025 में। जनरली इसकी जो कट ऑफ जाती है वो पेपर पर डिपेंड करता है, कट ऑफ देख पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है और स्टूडेंट की जो जिस ये स्टूडेंट बैठ रहे हैं वो उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक। तो कट ऑफ देख सेचुरेट हो जाती है, कट ऑफ पर मत जाओ। तुम 20 नंबर के लेके चला सकते हो, कट ऑफ 26 भी गई है। 2023 की बात करो 26 कट ऑफ भी गई है, जो हाईएस्ट कट ऑफ मानी जाती है। तो 20 नंबर तुम आराम से एवरेज कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए सेफ स्कोर रहेगा, जो सेफ स्कोर रहेगा फॉर टॉप IITs के लिए तुम्हारा यही क्वेश्चन रहेगा, सेफ स्कोर फॉर टॉप IIT। टॉप IIT के लिए तुम्हारे पास जो सेफ स्कोर रहेगा भाई, मतलब जैसे टॉप IIT के टॉप 7 IIT में बात करूं, जैसे टॉप 7 IITs कौन कौन सी है भाई। सबसे पहले बॉम्बे, IIT बॉम्बे। फिर तेरे पास आता है दिल्ली, कानपुर, मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, मद्रास, IIT मद्रास, रुड़की जिसका व्यू सबसे अच्छा है, गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, KGP, और हैदराबाद। ऐसे हैदराबाद, ये जो इसमें जो दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, जो टॉप 3 जो IITs रहती है, इनका जो सेफ स्कोर रहता है भाई 60+ ले आना। मैं 2025 के डाटा से नहीं बता रहा, 2025 के डाटा के अनुसार तो भाई इस बार 57 नंबर पर ही तुम्हें, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई है, तो 57 नंबर पर ही तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 40 मिल गई थी, AIR 40 रैंक, समझ रहे हो। 76 पर तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई थी इस बार, 2025 में बात कर रहा हूँ। बट तुम आगे वो पेपर क्या रहता है, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो 60+ टॉप 3 IITs के लिए रहेगा, और 50+ 45 से 50 ले लो तुम, 45 से तुम टॉप आना चाहते हो तो 60+ आराम से एवरेज करके चलना, ताकि तुम टॉप 100 की रेंज में आ सको, आराम से टॉप 50 या टॉप 100 की रेंज में आ सको। 45 से 40 तुम टॉप 7 IITs को टारगेट कर सकते हो, आराम से मिल सकती है जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट के लिए। 40 यदि तुम्हारे पास मार्क्स आ रहे हैं तुम्हें एक अच्छी खासी IITs मिल जाएगी। मैं एवरेज डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, अच्छी खासी मिड IITs तुम्हें या टॉप IITs, टॉप 7 IITs भी मिल सकती है कैटेगरी के स्टूडेंट हो। फॉर NIT की बात करूँ तो टॉप NIT तुम्हें 35+ से स्टार्ट हो जाएगी, 33, 32 ऐसे 32, 30 इनके टॉप NIT तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम टॉप NIT की टारगेट कर रहे हो तो ट्राई करना कि 35+ लेके जाओ, ठीक है। तो और तुम 25+ लेते आते हो तो एक कौन सी भी कोई ना कोई कॉलेज से तुम्हें मिल ही जाएगा 25+ में, मतलब एक लोअर NIT या मिड NIT ये तुम्हें टॉप 25+ मार्क्स में मिल जाएगा। तो ये रेंज होता है, तो ये 100 में से तुम्हें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे भाई इस ईयर तो भाई तुम्हारे तो 45 से 50 बता रहा है,
टॉप 100 के लिए तो 60+ बता रहा है मार्क्स, बट मैं भाई 2025 के डाटा से नहीं बता रहा हूँ, मैं आज तक का जो एवरेज लिया डाटा है 4 से 5 साल का, उस डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। क्योंकि भाई अपने जो कट ऑफ होती है, जो मार्क्स होता है वो सेचुरेट करता रहता है। तुम पिछली बार देखो मैथ्स की कट ऑफ देख लो, इस साल की मैथ्स की कट ऑफ देखो, पिछली बार तुम बिलीव नहीं करोगे 9 से 10 नंबर कट ऑफ गई थी ओबीसी की पिछली बार, 9 नंबर कट ऑफ गई थी पिछली बार ओबीसी की मैथ्स में, आईआईटी जेएम मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा। और इस बार देख लो कितनी गई कट ऑफ, और इस बार 19 नंबर चली गई है। तो ये है कि भाई एक बार कम जाए, 10 नंबर का फासला आ गया ना, तो मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ। तो ये तरह तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारे पास अच्छी टॉप 60+ टॉप 100 के लिए मार्क्स, टॉप आई बॉम्बे दिल्ली का टारगेट कर सकते हो, कानपुर मद्रास 45 से 450 टॉप 7 आई में आराम से मिल जाएगी, 50 मिड आई है तो मैं आराम से मिल जाएगी। एनआईटी की टॉप एनआईटी की बात करूँ 35+ लिया और आराम से मिल जाएगी, सेफ स्कोर है 25+ से बता दो, आराम से तुम्हें मिड एनआईटी या लोअर एनआईटी मिल जाएगी। तो ये एक डाटा के अनुसार बता रहा हूँ मैं, एक ये नहीं चाहता कि भाई तुम्हें एक इस साल का बता दूँ और तुम वही टारगेट करो भाई 14 नंबर ही कट ऑफ जाए, मैं 14 नंबर जितनी मेहनत करूँगा। भाई यहाँ पर तो 55 नंबर ने वैसे बताया अभी, तो इस साल गई है 57 नंबर पर, ऑल इंडिया रैंक 40 आ रही है। तो तुम कहोगे यार तो मैं 55-60 के हिसाब से 57 ले आऊँ, बहुत है इतनी, बट तुम ये ऐसे बिलीव करो, ये इतने ही नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यही नंबर पर ऑल इंडिया रैंक 2023 में, ऑल इंडिया रैंक 2023 या 22 की बात कर रहा हूँ, तो इतने ही नंबर पर 200 के आसपास 190 के आसपास रैंक आई थी। तो ये भाई ये सीक्वेंस डिपेंड करता है, समझ रहा है भाई। ये जेएम का एग्ज़ाम हो गया, जेएम का एग्ज़ाम तुम आराम से डीपली दे सकते हो, इसके स्ट्रेटजी के बारे में बाद में डिस्कस कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ तो जेस्ट का एग्ज़ाम, इसके बाद एक और एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूँगा, ये तो तुम जानते हो, जेएम दे दिया। जेस्ट का एग्ज़ाम क्या होता है? जेस्ट का एग्ज़ाम होता है दोस्तों एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम्हें एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम होता है, जो आफ्टर जेएम के बाद ही कंडक्ट होता है। जेएम का एग्ज़ाम होता है दोस्तों फरवरी में, फरवरी में किसका होता है? जेएम का होता है, ठीक है। और जेस्ट का होता है जैसे जनरली बताऊं तो मार्च में होता है, भाई इस साल जून में हो रहा है, मार्च में आराम से हो जाता है, मार्च में आराम से कंडक्ट कराता है। फरवरी कभी तो फरवरी में करवा लेता है, फरवरी मार्च में हो जाता है, पर इस साल उसने जून में कराया, पता नहीं क्या इशू आ गया था। दिस ईयर 2025 की बात करूँ तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम एक इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें एमएससी और पीएचडी दोनों साथ में चलती है, उसमें एडमिशन लेने के लिए अच्छे खासे रिसर्च इंस्टीट्यूट आईएससी बेंगलोर से तुम जेएम के थ्रू जा सकते हो भाई, जेएम से तुम आईएससी बेंगलोर में भी एडमिशन ले सकते हो। रैंक ध्यान रख लेना, रैंक भाई टॉप 50 के अंदर रहो, याद रखना। इस बार तो 74 के आसपास गई थी जनरल की रैंक, बट ट्राई करना कि टॉप 50 के अंदर तुम रेंज में आ जाओ, आईएससी बेंगलोर में एडमिशन ले लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टॉप 50 के अंदर टारगेट रखना है कि तुम्हारा आईएससी बेंगलोर मिलने के चांस है, ठीक है। तो जेएस के तुम इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम्स होता है जनरली, और इससे तुम इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है। अब तुम्हें एक और बात बताऊँ भाई, यहाँ पर तुम अच्छे खासे अपने बलबूते पर स्टेबल हो जाते हो। यहाँ पर तुम जेस्ट का एग्ज़ाम दोगे, एक रेंज निकलेगी, इसको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसकी कट ऑफ में पिछले बार के अनुसार बताऊँ तो 35 नंबर के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है, 30 से 35, 33 गई थी आई थिंक। तो तुम 35 टारगेट रखोगे, क्योंकि अच्छे रैंक लाओगे। तो यार ऐसा नहीं कि तुम 400 जनों को ये लेता है भाई 10% स्टूडेंट को, ठीक है, 10% स्टूडेंट को लेता है, तो कट ऑफ निकाला 10% स्टूडेंट की। तो तुम टारगेट करो कि 35+ तो लाओ, ऐसा नहीं, मिनिमम 35+ तो लाने का टारगेट रखो, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वालिफाई होने के लिए, फॉर क्वालिफाई के लिए तुम यार क्वालिफाई होना है कि तो यार लोअर रैंक से होना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ी अच्छी खासी मिडिल रेंज आ जाए तो ठीक। और टॉप रैंक के लिए 45+ टारगेट रख लेना, 40 से 45। तुम्हें एक अच्छी खासी डबल डिजिट रैंक आ जाएगी 45+ में, अच्छी खासी तुम डबल डिजिट रैंक दिख जाएगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है, ये भी एमएससी प्लस पीएचडी दोनों साथ में होती है। वही वो बोलते तो 5 साल का है, बट होती 6-7 साल की है। असलियत बताऊँ तो रियलिटी वो एक्सपेक्टेशन की बात करता हूँ मैं,
कोई फैकल्टी नहीं करता भाई 5 साल में तुम PhD लेके निकल जाओगे, नहीं निकलते भाई। 90% स्टूडेंट 6 साल के बिना तो निकलते ही नहीं है। 90%, 90 से 95% स्टूडेंट 6 साल लग जाते हैं और 50% स्टूडेंट को 7 साल लग जाते हैं। रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। तो 45 प्लस इसके टॉप रैंक है, तो 35 प्लस तुम टारगेट कर सकते हो कि तुम क्वालिफाई हो जाओगे भाई। इसमें मैंने क्या बताया कि तुम अच्छी खासी स्टेबल हो जाते हो, फैमिली पर डिपेंडेंसी नहीं रहती। अब तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, तुम्हें 12.5 के मतलब 12,500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है फर्स्ट 2 ईयर। जस्ट तुम एक इंस्टीट्यूट आइजर पुणे, ISC बेंगलोर या कहीं पर भी तुम एडमिशन लेते हो तो उसमें नहीं, ISC बेंगलोर में तो वो ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, 12,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है फॉर फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल तुम्हें 12,500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है भाई, जो बहुत अच्छा स्टाइपेंड होता है, काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है मेरी रेंज में। पहले 2 साल तुम यार MSc कंप्लीट कर रहे हो, उसने तुम अच्छे खासे साल, उसके बाद आफ्टर 2 साल बाद 37K स्टाइपेंड मिल जाता है पर मंथ, प्लस HRA भी मिलता है, जो JRF मानी जाती है। इसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। आफ्टर 2 ईयर कंप्लीट, तुम उस इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में 2 साल कंप्लीट करने के बाद आफ्टर 2 ईयर, और फिर जो तुम्हारे पास जो SRF स्टार्ट होती है 2 साल के बाद, चौथे या 5वें साल से, वो होती है 45, ये से बढ़ जाती है 42 के स्टार्ट हो जाती है, तो सब बढ़ता जाता है। तो ये भाई स्टाइपेंड के पर मंथ बता रहा हूँ मैं, ना कि साल का बता रहा हूँ। तो 12,500 पर तुम घुसते ही भाई ले रहे हो MSc फर्स्ट ईयर में ही, कारण यहाँ इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम होता है। दूसरी बात बताऊँ, तुम यहाँ से MSc की डिग्री लेकर एग्जिट नहीं कर सकते। तुम्हारा मन करेगा भाई मेरे को MSc कर ली भाई, भाग गया, PhD करने का मन नहीं, क्योंकि PhD में रिसर्च माहौल बहुत होता है और 90% स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाते और बहुत से सर्वाइव भी कर लेते। मेरा मन हुआ कि यार नहीं करनी मेरे को PhD भाई, तू तो एग्जिट नहीं ले सकता, 2 साल में तो MSc डिग्री लेकर नहीं निकल सकता। देखो MSc डिग्री मिलेगी 3 साल में। MSc की तू वही 2 साल की डिग्री जो IITs में मिल रही थी, वही तेरे को MSc की डिग्री मिलेगी तेरे को 3 साल में। भाई ये हर जगह मिलेगा नहीं भाई, कुछ ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जो 2 साल में भी दे देते हैं। नाम बताऊँ क्या, रुक जा। सबसे पहला इस इंस्टीट्यूट होता है SN बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 2 साल बोलता वही इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, बट अच्छा इंस्टीट्यूट है। 2 साल 2 ईयर में तुम MSc की डिग्री लेकर निकल सकते हो यहाँ से। मतलब तुम्हें PhD का मन नहीं है, PhD का मन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कहता तुम ये दबाव नहीं डाल रहा कि तुम्हें करनी ही है। तुम 3 साल की डिग्री लेकर PhD की 3 साल की कंप्लीट करो, चाहे तुम्हें MSc डिग्री देंगे या तुम कंप्लीट करो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, ये नहीं कहता। तुम चाहो 2 साल में MSc डिग्री लेकर निकल सकते हो, नहीं चाहते तो तुम PhD कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूट का बात करूँ तो आइजर तिरुवनंतपुरम। 2 प्रोग्राम चलते हैं आइजर तिरुवनंतपुरम में, एक तो इंटीग्रेटेड PhD का प्रोग्राम चलता है और एक ओनली MSc का प्रोग्राम चलता है। MSc का जो प्रोग्राम चलता है, उस MSc के प्रोग्राम में तुम्हें कोई सा भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा भाई, खुद का खर्चा मिलेगा, खुद का खर्चा देना है। जैसे IITs में खुद को खर्चा देना पड़ेगा। हाँ, JEM और JEST में ये फ़र्क है, तो JEM में भाई तुम्हारा खर्चा बैठेगा, IITs की फ़ीस, एकेडमिक, हॉस्टल में सब तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें कम से कम एक सहारा तो मिल रहा है। और इनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या फीस रहती है, 4-5 हज़ार पर मंथ रहती है भाई। क्या रहती है इनकी, 4-5 हज़ार पर ईयर। तो इसमें MSc के प्रोग्राम में तुम इनरोल होने के बाद तुम्हें कुछ भी एक स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो तुम 2 साल के बाद MSc की डिग्री इस इंस्टीट्यूट से करने के बाद कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, IACS एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इसके बारे में बताऊंगा भाई। एक IACS इंडियन एकेडमिक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जो ICSE ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, एक ICS कोलकाता एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है भाई। ये भी तुम्हें इंटीग्रेट, ये अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ये JET के थ्रू नहीं लेता, ना JEM के थ्रू लेता है, ये अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो इससे तुम एडमिशन ले सकते हो इंटीग्रेटेड PhD में, और 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर MSc की डिग्री तुम्हें मिल जाएगी। और स्टाइपेंड वही सेम 12,000 पर मंथ, 12,500 पर मंथ
और पहले 2 साल, तीसरे साल से तुम्हें, तुम PhD करना चाहते हो तीसरे साल से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये तुम PhD करना नहीं चाहते तो तीसरे साल से तुम भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने जो जहाँ से तुम्हें क्या करना है, तुम यदि आगे जो तुम्हारा करना है। इसमें भी सेशन बोल सेम है, 12,500 पर मंथ तुम्हें स्टाइपेंड मिल जाएगा पहले 2 साल। PhD करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना चाहते हो जय श्री राम, ठीक है। ये ICS कोलकाता, एक IIT खड़गपुर का बता दिया जो JEM के थ्रू जॉइंट MSc PhD में तुम एडमिशन ले सकते हो, 2 साल के बाद स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टाइपेंड इस इंस्टीट्यूट में मिल जाता है और बट IITs में तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है। IITs का क्या खर्चा क्या होता है वो बताता हूँ तुम्हें, ये तो हो गया ठीक। IITs का जो तुम्हारा खर्चा जाता है ना भाई, तुम आराम से कौन सी भी IITs में जाओ, 2.5 लाख 2 साल। सो क्यों होंगे भाई, इतना खर्चा नहीं होता। अपने BTech में होता है खर्चा ज़्यादा, अपने IITs में खर्चा ज़्यादा नहीं होता। मतलब तुम 2.5 लाख 2 साल के लिए। इसमें 2.5 लाख में क्या क्या आ गया, हॉस्टल, मेस प्लस अकेडमिक तुम्हारी जो उस IIT या NIT की फ़ीस है अकेडमिक, तीनों मिला के 2.5 लाख खर्चा होगा 2 साल में। 2 साल मिला के 2.5 लाख का खर्चा होगा बस। इसमें तुम्हारा हॉस्टल भी हो जाएगा, मेस भी हो जाएगा और सब कुछ होगा, खर्चा बहुत कम होगा, समझ रहे हो। मतलब 2 साल में 2.5 लाख रुपये तुम्हें उस IITs को देने, जिसमें तुम्हें हॉस्टल दे देगा, मेस दे देगा और अकेडमिक भी दे देगा, अकेडमिक फ़ीस सब कुछ हो जाएगी। अब तुम सोचो भाई 2.5 लाख बहुत सही है, तुम कहीं बाहर यदि तुम 1 साल में तैयारी करते हो ना, मैं मानता हूँ कि 1 से 1.5 लाख तुम्हारा खर्चा जाता है। बाहर तैयारी करो, बाहर तुम कहीं पर भी बैठ कर तैयारी करोगे ना, 1 लाख तो तुम्हारे रहने का खर्चा जाएगा, रहने और खाने का। तो मैं तो यहाँ पर IIT की डिग्री मिल रही है और साथ में हॉस्टल और मेस सब कुछ मिला के 2.5 लाख में देना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे भाई जो 2.5 लाख भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उन स्टूडेंट के लिए IITs अपना एक एजुकेशन लोन देती है। एजुकेशन लोन ऐसा होता है कि तुम्हें एजुकेशन लोन मिल जाएगा, उस एजुकेशन 3 लाख का लोन मिलता है, उसको तुम आफ्टर 2 साल कंप्लीट करने के बाद 3 साल का तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हें 3 लाख का लोन दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, और 3 लाख और तुम्हें 2 साल की MSc होगी तीसरे साल, मतलब 2 साल की MSc के बाद 1 साल का गैप दिया जाएगा, फिर तीसरे साल तुम इसको 3.5 लाख देने पड़ेंगे बस तुम्हें, वो कोई टेंशन नहीं है, बात नहीं। तुम उसको शायद मंथली के पे दे सकते हो या तुम चाहो तो एक साथ भी दे सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है। ओके, तो 50,000 रुपये 3 साल के लिए ले रहा है तो बहुत कम चीज़ है। एजुकेशन लोन मिल जाते हैं आराम से वहाँ पर, तुम ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तुम्हें बिना एजुकेशन लोन के भरनी पड़ेगी, तो वहाँ एडमिशन लेने के बाद तुम वहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलो ये हो चुका है। अब इसके जस्ट बाद JEM हो गया, जेस्ट हो गया, उसके जस्ट बाद एग्ज़ाम होता है भाई CUET का। भाई इससे पहले TIFR का बताया नहीं तेने, TIFR का भी सुन ले भाई। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो भाई इस इंस्टीट्यूट में अच्छा खासा नाम है, टॉप इस इंस्टीट्यूट माना जाता है, इसको टॉप लेवल इंस्टीट्यूट माना जाता है। ये एग्ज़ाम होता है दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, फॉर्म फिल होते हैं, ध्यान रख लेना, अक्टूबर या नवंबर से इसके फॉर्म फिल हो जाते हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर इसके फॉर्म फिल होते हैं। TIFR एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें तुम्हें पर मंथ ही फर्स्ट ईयर वो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम चलता है, बट ये बाकी अदर इंस्टीट्यूट IISc बेंगलोर के कंपेरिजन में मान सकते हो इसका इंस्टीट्यूट है, ऐसा इंस्टीट्यूट है भाई ये। इसमें ख़ास बात बताऊं तो इसमें फर्स्ट मंथ ही तुम MSc में इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में एंटर करने के बाद ही तुम्हें 35K पर मंथ स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर 12,500 मिल रहा था JEST के थ्रू, यहाँ पर तुम्हें 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट मंथ ही, इंटीग्रेटेड PhD में एंटर करते ही, समझ रहे हो। पहले साल ही एंटर करोगे तो उसके बाद 35K पर मंथ स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर और बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। तो ये है भाई इसकी क्वालिटी, टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, फिर एक इंटरव्यू लेता है, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू वहाँ पर जाके 2 होते हैं ऑफलाइन, एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा, डेरिवेशन कैसा होता है, क्यों होता है, क्या पूछा जाता है, वो भी बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर लेवल क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, तुम कमेंट में लिख देना, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है भाई। यदि मेरे पास
चीज़ आएगी कि इनके बारे में डिस्कस करूँ तो मुझे भी इंटरेस्ट बनेगा कि करना चाहिए, स्टूडेंट कह रहा है तो ठीक है। तो ये एग्ज़ाम होता है दिसंबर में, एग्ज़ाम होता है, अच्छा खासा एग्ज़ाम होता है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैं बात कर रहा था CUET। जब कुछ नहीं होता, जब CUET काम देता। हाँ समझा मेरे भाई, जब कुछ भी नहीं होता ना, जब कहीं पर भी नहीं हो रहा बंदे का, जब CUET रामबाण होकर पीछे पड़ता है, भाई मैं हूँ तेरे साथ। CUET PG एग्ज़ाम हो देता है कि मैं हूँ तेरे साथ, कहीं नहीं हो रहा तो मैं तुझे करवा दूंगा कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ये मतलब तुम जहाँ टॉप यूनिवर्सिटी की बात तुमने नाम सुना, DU, JNU, BHU, DU हो जाए, JNU हो जाए, BHU हो जाए, या अदर इंस्टीट्यूट की बात कर लूँ जो से SCU हो जाए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो जाए, जो बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तुम इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ये CUET PG एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आफ्टर जेस्ट या JEM के बाद ही होता है। JEM के बाद मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो इसके फॉर्म जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, दिसंबर या जनवरी में, तो याद रखना। तो अच्छा खासा एग्ज़ाम होता है इसमें। तुम DU, BHU, JNU जैसे DU भी अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज है भाई, बहुत टॉप NIT और लोअर IIT के कंपेरिजन में DU को कॉलेज माना जाता है। JNU अच्छा खासा नाम IITs के कंपेरिजन में माना जाता है। BHU, JNU इन तीनों का नाम चलता है, समझ रहे हो, नाम चलता है, नाम ब्रांड है एक नंबर का, ठीक है। तो ये है। इसके बाद होता है एक IAPT, ICS कोलकाता, ये मैंने शायद बता दिया क्या, हाँ ये तो बताया था ये वो, हाँ ये भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है कोलकाता, ICS कोलकाता एक एग्ज़ाम होता है। इसके थ्रू, हाँ इसके तुम जादरपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन, जादरपुर यूनिवर्सिटी शायद खुद का कंडक्ट करवाती है, खुद का काम करवाती है। हाँ ICS कोलकाता में क्या होता है दोस्तों, ये भी एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की भरमार है, तुम्हारे पास एग्ज़ाम की कमी नहीं है, तुम्हें बस क्लियर करना है भाई, एक एग्ज़ाम क्लियर कर लो, लाइफ सेट। रिसर्च इंस्टीट्यूट एडमिशन ले पाते हो, वो इंटीग्रेटेड PhD का प्रोग्राम होता है, 12,500 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इसमें भी तुम 2 साल के बाद MSc करने का स्किप कर सकते हो, यदि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो PhD कर सकते हो, 6 साल या 5 साल में तुम्हें MSc प्लस PhD डिग्री मिल जाएगी। तो टॉप यूनिवर्सिटी अलग से एग्ज़ाम करा करवाती है, JEM का ऐसा सिलेबस आता है, तो JEM का एग्ज़ाम देकर ये एग्ज़ाम होता है, अभी हुआ था 7 जून को या 8 जून को, तो ये जून में एग्ज़ाम होता है, आराम से तुम्हारे पेपर ख़त्म होने के बाद जून में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया MSc के दौरान, और BSc में तुम कुछ जो दे सकते हो, तो ये मैंने ट्राई करा कि तुम्हें बता दूँ और इससे तुम्हारे पास हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये आइज़र तिरुवनंतपुरम का MSc, यदि तुम्हारा JM नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, तो मैंने बताया था एक आइज़र तिरुवनंतपुरम का MSc प्रोग्राम, वो अपना एक अलग से एग्ज़ाम कन्वर्ट कराता है, समझ रहे हो, उसका भी एग्ज़ाम होता है। ये उसका एग्ज़ाम मई में हुआ था, मई के आसपास, 25 मई के आसपास हुआ था। वो फॉर्म इसके वही अप्रैल में भरे जाते हैं, अप्रैल में फॉर्म भरे जाते हैं। तो तुम्हारे पास एग्ज़ाम की कमी नहीं है, तुम्हें निकालना है बस एक, तुम्हारे पास एक भाई, क्योंकि स्टूडेंट के पास 3 घंटे रहते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी परिस्थिति से गुजरा चुका हूँ। तुम्हारा प्रिपरेशन पूरी रहती है, बट तुम 3 घंटे के चक्कर में तुम्हारा एक पेपर खराब चल गया। JEM ही एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसके तुम जा सकते हो कहीं अच्छी जगह MSc करने, इतने सारे एग्ज़ाम्स है भाई, कोई नहीं। मैंने फेस करी ये तरीके की भाई, स्टूडेंट ये JEM खराब चल गया तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, नहीं होना भाई। एक खराब चलने के बाद जेस्ट बचा है तुम्हारे पास, TIFR है, IACS है, CUET PG तो बचा ही है, वो तो तुम्हें कहीं ना कहीं पहुँचा ही देगा। आइज़र तुरंत होगा MSc भी प्रोग्राम, भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है इसको। ICS कोलकाता है, इसमें जाकर तुम कर सकते हो। अब ये सब कर लिया, एक और क्वेश्चन मेरे को बता तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा भाई। यहाँ तक तो पहली बात तो मैं जानता हूँ कि 10 से 20% स्टूडेंट यहाँ टिके होंगे, क्योंकि 42-43 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो बट जो सबसे तुम्हारे पास शुरुआत में ही तुम्हें यदि प्रिपरेशन करने का विचार आ रहा होगा, तो एक चीज़ तुम्हारे पास दिमाग में, भाई प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता IIT में या इस इंस्टीट्यूट में, भाई प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता। सुन, तो IIT NIT की बात करूँ तो भाई MSc फिजिक्स की बात करूँ तो एडटेक कंपनी आती है ज़्यादातर, और इनका एवरेज प्लेसमेंट चाहे तो टॉप NIT में चल जाए, टॉप IIT में चल जाए, एवरेज NIT में चल जाए, या अच्छी खासी IIT में चल जाए। एवरेज में रियलिटी बता रहा हूँ 8 लाख के आसपास रहता है, 8 से 10 लाख बस,
ज़्यादा नहीं जाता। 8 लाख कुछ IIT में 10 लाख चल जाता है, कुछ IIT में 8, साउथ वाली जो IIT रहती है उसमें ज़्यादा चल जाता है। तो 8 से 10 लाख के आसपास तुम्हारे पास प्लेसमेंट रहता है इनमें। एडटेक में से एलन, फिटजी, नारायणा, PW, ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स आते हैं। इनमें जाकर तुम्हें पढ़ाना होता है। तुम्हें वही 9 से 5 की जॉब होती है भाई, 6-7 घंटे की ड्यूटी होती है, इसमें 8-10 लाख में दिया जाता है। वो भी ज़्यादा बता दिया वही सबको, क्योंकि सब स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं MSc PhD करने के बाद मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आगे PhD करना चाहते हैं। तो PhD करना चाहते हैं तो PhD में 50 से 60% स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। बचे कितने? 30 से 40% स्टूडेंट। तो 30 से 40% स्टूडेंट में से वो एडटेक में जाते हैं। वो एडटेक में जाना का चाहे उसमें से भी लगभग हो जाता है, जो अप्लाई करता है सबका IIT में एडमिशन लेने के बाद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो 10% 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, मेरे को एडटेक में जाना, PhD में नहीं करना, मेरे को एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, RPS से असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करना है, या मेरे को बार के एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो वो करना तो उसमें चल जाते हैं। मैं बात करूँ तो ये NIT IIT, और यदि तुम नहीं भी होता है तो तुम आगे आउटसाइड कैंपस NIT IIT में हो जाता है। और अब मैं बात करूँ जो DU से बात कर रहे हैं, जो JNU से बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट का होने में थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम होता है। 1-2%, 5% बहुत कम मानता हूँ मैं। टॉप 5 मतलब 5-10% तो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। कुछ कंपनियाँ आ रही है या नहीं भी आ रही, होना नहीं होना बराबर है, मतलब सीधी सी बात कह रहा हूँ मैं। तो ये जने आउटसाइड कैंपस ट्राई कर सकते हैं, और आउटसाइड कैंपस भी आराम से 10-1 लाख या 8-10 लाख का प्लेसमेंट मिल जाता है। ये तुम ट्राई करो, तुमने एग्ज़ाम निकाल रखा हो तो वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। हर इंस्टीट्यूट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यदि फैकल्टी रहने से पहले उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, इंटरव्यू दो, तुम आराम से वहाँ पर निकल जाओ। ये चीज़ें होती है वहाँ पर। अब स्टूडेंट की बात भाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट करने के बाद भाई तुम एक बार रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले गए ना तो तुम्हारा प्लेसमेंट लेने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तुम एक रिसर्च को अच्छी तरह से सीखना चाहोगे, तुम एक डीप नॉलेज लेना चाहोगे, तुम अच्छे से फील लेना चाहोगे। बात समझ में आ रहा है? तुम वो एग्ज़िट नहीं करना चाहोगे, तुम वहाँ से एग्ज़िट नहीं करना चाहोगे। तुम एक वहाँ से पहले बार बताऊँ तो वहाँ कंपनी आती नहीं है, आती है तो कुछ इंडस्ट्री वाली कंपनी आती होगी। तो प्लेसमेंट के तुम पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, तुम एक रिसर्च के पॉइंट, एक साइंटिस्ट के पॉइंट, तुम यहाँ से एक साइंटिस्ट या अच्छे खासे प्रोफेसर बन के निकलोगे। तुम चाहोगे मैं फ़ॉरेन जाके अपने पोस्ट डॉक करूँ, मैं फ़ॉरेन जाके और अच्छी खासी रिसर्च करूँ, और रिसर्च में इतना पैसा है भाई, इसकी कोई हद नहीं है। तुम पोस्ट डॉक करो 3 से 4 लाख पर मंथ, लाख पर मंथ की बात कर रहा हूँ भाई, पर मंथ फ़ॉरेन में जाके तुम पोस्ट डॉक कर सकते हो। 1 महीने के तुम्हें 3 से 4 लाख मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट या प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू तुम इसके बिना तुम बनने की सोचोगे नहीं, मोस्टली 90% स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट को प्लेसमेंट तुम आउटसाइड कैंपस, बस ये कि इस इंस्टीट्यूट कोई जानता नहीं है तो प्लेसमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। तुम अच्छे खासे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर बन जाते हो, जहाँ पर तुम BSc MSc पढ़ा सकते हो। प्राइवेट की बात करूँ, प्राइवेट में 1 लाख के आराम से मिल जाएगा तुम्हें, या तुम कहीं पे भी जाओगे 50,000 या 60,000, तुम कहीं पर भी जाओगे प्राइवेट में। और गवर्नमेंट में तुम्हें एग्ज़ाम निकालने पड़ेंगे, उन एग्ज़ाम को निकालने के बाद तुम वहाँ से एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये प्लेसमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ गई। अब बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। मैंने ये कहा था कि मैं MSc के बाद तुम क्या कर सकते हो ये बताऊँगा। तो भाई आफ्टर MSc के बाद तुम बार्क में साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसको देकर तुम आफ्टर MSc बार्क में साइंटिस्ट एग्ज़ाम होता है, जिसमें तुम उसको देकर वहाँ साइंटिस्ट बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नेट का एग्ज़ाम देकर, नेट गेट का एग्ज़ाम देना होगा तुम्हें। नेट गेट का एग्ज़ाम देकर नेट के थ्रू तुम प्रोफेसर बनते हो, गेट के थ्रू MTech कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। JSTF के थ्रू PhD कर सकते हो, नेट गेट के थ्रू तुम PhD कर सकते हो। और ये नेट गेट और ये मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा तुम्हें। नेट गेट में क्या डिफरेंस है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। MTech में भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, 2 साल के MSc के बाद 2 साल की MTech होती है, उसमें 25 से 30 लाख आराम से पैकेज मिल जाता है LPA। तो तुम MTech कैसे करते हैं, नेट क्या होता है, क्या प्रोफेसर किस तरह तुम एलिजिबल होते हैं, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या होता है, क्या सैलरी होती है वगैरह, सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में। नेट और गेट, नेट वर्सेस
वर्सेस गेट बेनिफिट, तो उसको डिस्कस कर सकते हो। और भी सब कुछ बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो ये सब एग्ज़ाम्स थे जो मैंने आपको एक अच्छे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ DRDO, जैसे बार के थ्रू DRDO, इनमें भी तुम्हें एक पोस्ट निकलती है साइंटिस्ट पोजीशन की या प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, वहाँ से तुम वहाँ पर जाकर तुम कर सकते हो। तो ये सब जो था वो मैंने बताया, अभी तक रियल फैक्ट बताने का ट्राई करा बिल्कुल। तो यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों फिर मिलते हैं आपका कैसा मिश्रा, धन्यवाद।